स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने जो सेशन स्टार्ट किया है वो था हम लोग का इंडियन पॉलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था। और ये भारतीय राज व्यवस्था कहाँ से चलती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान या भारतीय संविधान। और इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे पार्ट 5 की, जिसमें है द यूनियन। और ये जो द यूनियन है, इसके कौन से पार्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे? वो था लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। और इससे संबंधित कई वीडियोस हम लोगों ने देखे, कई क्लासेस की, और आज इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को फिर से देखते हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे क्या ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कहने का मतलब जो संसद के अधिकारी होंगे, इनको देखना है। संसद के अधिकारी, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आर्टिकल 88 तक कंप्लीट किया था, जिसमें क्या था? भारत के महान्यायवादी। और मैंने बताया था कि जो भारत के महान्यायवादी है वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कहलाते हैं, और किसी भी समय वो चाहे तो लोकसभा, राज्यसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकता है। आज हम लोग को देखना है संसद के अधिकारी, और इसके बाद फिर अगर वक्त बचे तो फिर देखते हैं क्या कुछ है। तो 88 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। 88 तक हम लोग देख चुके थे। आज देखते हैं 89, जिसको 89 कहते हैं। आर्टिकल 89, और आर्टिकल 89 संबंधित है किससे? प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट सही नहीं रहेगा, चेयरमैन, या इसको चेयर पर्सन भी कह सकते हैं, चेयर पर्सन, एंड वाइस चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा। इसके बाद हम लोग फिर लोकसभा देखेंगे। कहने का मतलब राज्यसभा के सभापति और उप सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताता है कौन? आर्टिकल 89, आर्टिकल 89। ये बताता है कि राज्यसभा का, यानी भारत का उपराष्ट्रपति, देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पोस्ट हम लोगों के लिए संवैधानिक तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वैसे अगर कार्य के हिसाब से देखा जाए, वास्तविक हेड ऑफ द स्टेट कहा जाए तो वो प्रधानमंत्री है, लेकिन नॉमिनल हेड की बात करें या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो वो कौन थे? वो कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति। तो फिर इनकी, यानी उपराष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों? उपराष्ट्रपति के पोस्ट की क्या आवश्यकता थी? तो इनका कोई कार्य नहीं है साथियों, इनका बस एक ही काम है, क्या करना? इनका एक ही काम है, क्या? राज्यसभा के जो सदन है उनका संचालन करना, और अगर राष्ट्रपति ना हो तो उनके स्थान पर उनके कार्यों का निर्वहन करना।
तो कहने का मतलब भारत के उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो बस क्या करने के लिए, सभापति बनने के लिए, यानी राज्यसभा के संचालन के लिए लिया गया है। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो कहने का मतलब भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा के पदेन सभापति। कैसे सभापति? पदेन सभापति होंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ क्या, राज्यसभा। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति, तो फिर उपसभापति कोई ना कोई होंगे। तो उपसभापति कौन है, तो ध्यान रहे उपसभापति की अगर बात करें तो उपसभापति ये कौन है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक क्या करते हैं, एक उपसभापति चुनते हैं। इस बात का ख्याल रखें। चेयरमैन या चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 89 क्या बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये तो जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे। पदेन सभापति मतलब इनके अलग से, इनके पोस्ट के लिए अलग से कोई निर्वाचन नहीं होगा। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वही क्या होंगे, हमेशा राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करेंगे। तो फिर उपसभापति कौन होंगे, उपसभापति जो होंगे वो होंगे राज्यसभा के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो अपने में से किसी एक को क्या करेंगे, उपसभापति चुनेंगे, वोटिंग के आधार पर चुनेंगे। और अब अगर अगले आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 90 देखिए, इस बेचारे के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है। 89 में क्या किया गया, इनको बनाया गया। 90 में क्या किया गया, इनके टर्मिनेशन की बात करी गई, टर्मिनेशन ऑफ वाइस चेयरपर्सन, यानी जो उपसभापति है, उपसभापति के निलंबन की बात करी गई है। उपसभापति के निलंबन, उपसभापति की निलंबन। कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति होंगे, तो उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति ही क्या है, सभापति है। और उपराष्ट्रपति अगर सभापति है तो इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 67 के जो क्लाउज ए है उसमें हम लोग जानेंगे जब इन पे आएंगे तब। लेकिन आर्टिकल 90 इस बात को बताता है, आर्टिकल 90 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो उपसभापति होंगे, उपसभापति को हटाने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है उसके बारे में आर्टिकल कौन बताता है, आर्टिकल 90 बताता है। तो आर्टिकल 90 क्या बताता है कि जो उपसभापति है उनको कैसे हटाया जाएगा। तो उपसभापति को निलंबित करना हो तो क्या करेंगे, उपसभापति को निलंबित करने के लिए 14 दिन पूर्व एक नोटिस जारी करेंगे। 14 दिन का समय दिया जाएगा कि अगर अपनी सफाई में आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। और 14 दिन के बाद फिर क्या होगा, जो साधारण बहुमत है सिर्फ राज्यसभा का जो साधारण बहुमत है, बहुमत के प्रकार भी देखेंगे अभी हम लोग,
साधारण बहुमत से क्या किया जाएगा, प्रस्ताव पारित करके इनको निलंबित कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन यही काम अगर उप राष्ट्रपति यानी सभापति के साथ करना हो तो उनके लिए साधारण बहुमत नहीं चाहिए, उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए प्रभावी बहुमत चाहिए। ये है आपके सिंपल मेजॉरिटी। और जब बात किसकी होगी, उपराष्ट्रपति यानी सभापति, किसके सभापति, राज्यसभा के सभापति महोदय को अगर हटाना हो यानी उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो ऐसे में साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। 14 दिन का पूर्व नोटिस तो दिया जाएगा उनको भी, यानी 14 दिन की सफाई पेश करने के लिए उनको भी दिया जाएगा। लेकिन उनको हटाने के लिए, भाई उपराष्ट्रपति हैं तो उनको साधारण बहुमत से कैसे हटा सकते हैं आप, तो उनके लिए क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। और इनको हटाने के लिए किनको, जो उपसभापति है, उपसभापति को हटाने में लोकसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखना है। लोकसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है। लेकिन यही चीज़ अगर राज्यसभा के सभापति महोदय के साथ हो तो ऐसे में क्या होगा, एक तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से उस बिल को, मतलब उस प्रस्ताव को पास करना होगा, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि उसकी तत्काल सूचना लोकसभा में भेजी जाएंगी और फिर लोकसभा में साधारण बहुमत से कम क्या करना होगा, उसको, उस प्रस्ताव को पास करवाना होगा। तब जा कर के उपराष्ट्रपति महोदय यानी राज्यसभा के सभापति महोदय अपना कुर्सी छोड़ेंगे, अपनी गद्दी छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 89 क्या कहता है कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होगा, बस इतना ध्यान रखना है। यानी राज्यसभा ये संबंधित किससे है, ये जो संबंधित है आपके, ये आपके संबंधित है राज्यसभा से। राज्यसभा में कौन होंगे, तो एक चेयरपर्सन होंगे और एक वाइस चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन कौन होंगे, तो हमेशा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति हमेशा क्या होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो होता है, यानी राज्यसभा का सभापति होता है। और उनकी अनुपस्थिति में, इनके एब्सेंस में, इनके कार्यों का संचालन करने के लिए कौन, तो एक वाइस चेयरपर्सन भी होंगे। और इस वाइस चेयरपर्सन का काम क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। अगर उपराष्ट्रपति महोदय नहीं है, यानी राज्यसभा के जो सदन है उनका संचालन, अगर उपराष्ट्रपति महोदय नहीं है तो उनको संचालित करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे, उप सभापति जी करेंगे। अब एक सवाल कि अगर ये भी ना हो तो क्या किया जाए। रेयर केस में अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, चले गए कहीं घूमने या विदेशी दौरे पे, वैसे तो विदेशी दौरे पे प्रधानमंत्री ही जाते हैं, फिर भी अगर मन किया कभी चले गए और उप सभापति भी, इनको भी लगा कि मुझे भी घूम के आना चाहिए कहीं, ये भी चले गए, तो ऐसे में क्या होगा आप मुझे ज़रूर बताएं। और आर्टिकल 90 क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ वाइस चेयरपर्सन, उपसभापति का निलंबन। और उपसभापति का निलंबन कैसे होता है, तो 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा कि आपके ऊपर आरोप है कि ऐसा कुछ हुआ है। जो भी हो, जिस भी बेसिस पे उन पे आरोप लगाया जाएगा, लिखित नोटिस दिया जाएगा और उस लिखित नोटिस के आधार पर जो राज्यसभा के मेंबर होंगे वो राज्यसभा के साधारण बहुमत से ही क्या हो जाएंगे, प्रस्ताव पारित करके उनको निलंबित कर दिया जाएगा।
और ये साधारण बहुमत क्या होगा अभी देखेंगे हम लोग। और मैंने बताया कि अगर यही काम उपराष्ट्रपति के साथ हो तो उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन की ही पूर्व सूचना जारी करी जाएंगी, लेकिन उनको साधारण बहुमत से नहीं, उनको प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ प्रस्ताव पारित करना होगा और फिर उनको हटाना होगा। और अगली बात का ध्यान रखें कि जब उपसभापति को क्या करना हो, निलंबित करना हो, तो उसमें लोकसभा की कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन अगर यही काम सभापति महोदय यानी उपराष्ट्रपति के साथ हो तो ऐसे में क्या होगा, लोकसभा को भी साधारण बहुमत से क्या करना होगा, बिल यानी प्रस्ताव पास करना होगा। मुझे लगता है कि ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे के सारे आर्टिकल्स हमें नहीं पढ़ने हैं, और अगर मैं सारे के सारे आर्टिकल्स बता देता हूँ तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको मैं बहुत आसानी से और जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं बस वही बताता हूँ, तो उसके लिए आप परेशान ना हो कि इतने सारे आर्टिकल्स याद कैसे रखना। और जहाँ तक बात है आर्टिकल्स को याद रखने की, तो आर्टिकल्स को याद करवाना 10 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, जितने आर्टिकल्स मैं लिखा रहा हूँ। अब ये होना कैसे है तो वो आप देखिएगा आगे चल करके। पहले मैं पूरी चीज़ें पढ़ा दूँ, उसके बाद आर्टिकल याद करवाना। 1 दिन का क्लास होगा, बस आर्टिकल को याद करवाना। चलिए आर्टिकल 91 क्या कहता है। आर्टिकल 91 इसको देखिए। आर्टिकल 91 कहता है कि यदि राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। यदि राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित हो, क्या हो, अनुपस्थित हो, तो उनके कार्यों का जो निर्वहन करेंगे, यानी उनकी ड्यूटी जो पूरी करेंगे, उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, तो याद रखें उनके कार्यों का निर्वहन कौन, उपसभापति महोदय करेंगे, उपसभापति। बस इतनी सी बात कही गई है। क्या आर्टिकल 91 में। आर्टिकल 91 क्या बताता है कि यदि राज्यसभा के सभापति, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर सभापति ना हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपसभापति करेंगे। लेकिन ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, तो आर्टिकल 91 में लिखी हुई है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 92 को भी देख ही लेते हैं। 92 भी देख ही लेते हैं। आर्टिकल 92 क्या कहता है। आर्टिकल 92 बस एक ही बात का ध्यान रखना आपको कि देखिए, अगर सभापति महोदय या फिर उपसभापति पर आरोप लगा कि इन्होंने किसी काम को अंजाम दिया जिनसे जो पता चलता है कि ये संविधान के दायरे में नहीं है, ये जो काम है ये संवैधानिक दायरे के अंतर्गत नहीं आता है, तो आरोप लगाया गया। और आरोप कितने दिन पूर्व लगाया जाता है, मतलब आरोप लगाने के बाद कितने दिन का समय दिया जाता है उनके पद से उनको निष्कासित करने के लिए, 14 दिन का। तो अब जिस दिन आरोप लगाया गया उस दिन से लेकर के जब तक उनको हटा नहीं दिया जाता, तो उस कार्य को, जो वो अपना कार्य कर रहे थे, जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन ड्यूटीज़ को वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब कि निलंबन के
निलंबन के समय चाहे वो सभापति हो, सभापति या उपसभापति, उपसभापति अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात आपको आर्टिकल 92 में ध्यान रखना है। आर्टिकल 92 क्या बताता है कि अगर आरोप लग गया सभापति पर या फिर उपसभापति पर और उनको हटाने के लिए, उनको निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश हो चुका है, यानी आरोप लग चुका है, तो आरोप लगने के दिन से लेकर के जब तक आरोप मुक्त ना हो जाए या फिर निलंबित ना हो जाए, भाई दोनों बातें होंगी ना। अगर मान लीजिए किसी पर आरोप लगाया गया तो आरोप लगाने के बाद हो सकता कि वो आरोप सही आरोप नहीं है, तो जब सही आरोप नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, वो दोष मुक्त है। तो दोनों बातें हो सकती है। तो जब तक वो दोष मुक्त ना हो जाए, मतलब आरोप मुक्त ना हो जाए, या फिर अगर आरोपी पाए गए तो उनको क्या होगा, उनको निलंबित कर दिया जाएगा। तो जब तक निलंबित ना हो जाए उस दौरान वो अपने कार्य का संचालन नहीं करेंगे, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, वो अपने कार्य का बिल्कुल पूरी तरह से निर्वहन नहीं करेंगे, वो रोक देंगे। यही बात कह रहा है आर्टिकल 92। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये जो बहुमत मैंने इधर लिखा और फिर मैंने कुछ बहुमत बोला, साधारण बहुमत बोला या फिर जो प्रभावी बहुमत है, ये बहुमत देख लेते हैं कि बहुमत क्या होता है और कैसा कैसा होता है और कौन कौन से कार्यों के लिए होता है। तो देखिए, बहुमत यानी मेजॉरिटी, ये होते हैं चार में से 3 की तो ज़रूरत पड़ती है, 1 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 4 में से पहला कौन, तो पहला आपको ध्यान रखना है, वो है साधारण बहुमत। कैसा बहुमत, साधारण बहुमत। अंग्रेजी में अगर कहें तो साधारण को सिंपल बोलेंगे और बहुमत को मेजॉरिटी बोलेंगे। ये क्या है, जो साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत में बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले का 50% से ज़्यादा, 50% से अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब कि सदन में देखिए, कुल मेंबर की अगर बात करें, मान लेते हैं कुल मेंबर है 380 और उस दिन, जिस दिन क्या करना था, कोई प्रस्ताव पारित करना था, कोई बिल को लेकर के, किसी संशोधन को लेकर के, तो उस दिन क्या हुआ 300 लोग ही सदन में पहुंचे। सदन में उपस्थित कितने हुए, 300 लोग। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि 300 लोग उपस्थित हुए तो शुरू से लेकर आखिरी तक जब वोटिंग हो वो 300 लोग रह जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी जब सरकारी स्कूल में शुरू में पढ़ते थे, बचपन में गए और फिर क्या, जाने के बाद अटेंडेंस बनवाया और किताब खिड़की से बाहर, हम लोग गेट से बाहर। तो ऐसा यहाँ भी होता है, सदन में भी ऐसा ही होता है। 300 लोग उपस्थित हुए, कुल 380 लोग हैं, उपस्थित कितने हुए, 300। अब इस 300 में से 50 लोग चले गए मतदान से पहले, कहाँ, जहाँ भी हो, ये चले गए शॉपिंग करने, चाय पीने, या किसी को मन किया कि मुझे वोटिंग करनी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ,
किसी ना किसी बहाने से, बचे 250। तो अब यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है कि सदन में उपस्थित, सिर्फ उपस्थित नहीं, मतदान, उपस्थित के साथ साथ मतदान करने वालों की बात करी गई, उसका 50% से ज़्यादा, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 250 का 50% होगा आपका 125। इसका मतलब 125 से अधिक वोट चाहिए, कम से कम 126 चाहिए। तो ऐसे जो बहुमत है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा साधारण बहुमत। मुझे लगता है ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। साधारण बहुमत का मतलब ये है कि सदन में जितने लोग आए, आने के बाद फर्स्ट आवर में जो कुछ होना था हुआ, सेकेंड आवर शुरू होने से पहले ही वो निकल लिए। सेकेंड आवर में क्या होना था? वोटिंग। अब वोटिंग कैसा वोटिंग? भाई बिल पर वोटिंग। ऐसा नहीं है कि किसी को चुनने के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या वो चुनाव की बात नहीं है। यहाँ मतदान का मतलब है किसी बिल पर या किसी प्रस्ताव पर। अब बिल क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सदन में जितने लोग उपस्थित होंगे और फिर जो मतदान करेंगे उसका कितना 50% होना चाहिए। ये होता है साधारण। अब बात करते हैं थोड़ा सा और क्या होता है, और आपको ध्यान रखना है। एक होता है साधारण के बाद पूर्ण बहुमत। कैसा बहुमत? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अगर कहें तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पूर्ण बहुमत। देखिए, साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत, इन दोनों में डिफरेंस है। साधारण बहुमत तो ये हुआ कि जितने लोग, जैसे टोटल 380 थे, तो टोटल से यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ टोटल से मतलब है। टोटल का मतलब मैं आपको वो एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ जो अपने भारत में भी है। वर्तमान समय में यानी एट प्रेजेंट भारत में लोकसभा के या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक हाउस को लेके चलते हैं। चलिए राज्यसभा को ही लेते हैं। राज्यसभा में 250 सीटों का प्रोविज़न है। टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल। तो ये टोटल क्या हुआ? टोटल में से अगर देखें यहाँ 250 तो टोटल की बात है, लेकिन इफ़ेक्टिव कितने हैं, मतलब कितने सीटों पर चुनाव होता है? 245 सीटों पर ही चुनाव होता है। चुनाव की अगर बात करें, चुनाव चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड हो या राज्यों से आने वाले हो, तो कुल कितनी सीटें इफेक्ट में है? इफेक्टिव 245 है। रिक्त कितने हुए? 5 सीटें। इन रिक्त सीटों को भी लेकर के ही चलना है यहाँ पे पूर्ण बहुमत में। चुनाव भले ही 245 में हुआ, लेकिन जो रिक्त है यानी जितनी सीटों का प्रावधान है 2026 तक, उन सभी सीटों को लेके चलना है। उन सभी सीटों में, उन सभी सीटों का 50% प्लस 1 2 3 जितना कह दें, यानी 50% से भी क्या अधिक, ये होता है पूर्ण बहुमत। और इस बहुमत का फ़िलहाल हमसे मतलब ज़्यादा इस बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए बस ध्यान में रखना है कि पूर्ण बहुमत क्या होता है कि जितनी सीटें हैं, चाहे वो सीटें वैकेंट ही क्यों ना हो, खाली ही क्यों ना हो, तो खाली पोस्ट कितने हैं हमारे यहाँ भी? खाली पोस्ट 5 है। 250 की बात है, जिसमें से 245 पर ही क्या होना है? वो चुनाव होना है और नॉमिनेशन, दोनों मिला करके 245 है। लेकिन जब ऐसे बहुमत देखे जाएंगे तो ऐसे बहुमत किस आधार पर देखना है? कुल सीटों के आधार पर। तो मुझे लगता है कि ये साधारण और ये पूर्ण बहुमत आपके पल्ले भर गई होंगी। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग।
तीसरा होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब हिंदी में इसको प्रभावित, जी हाँ, इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत। ये क्या है प्रभावी बहुमत, इसको देखते हैं। देखिए, बस यहाँ पे आपको देखना है और यहाँ पे आपको समझना है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, टोटल का मतलब इसमें इंक्लूड करके चलना है। किसको इंक्लूड करना है? इंक्लूड वैकेंट सीट ऑल्सो गाइस। जो खाली पद है, जो रिक्त पद है, जिन पर चुनाव नहीं होना है, लेकिन टोटल सीटें जितनी है उन सबको लेके चलना है। लेकिन प्रभावी बहुमत में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी सीटें अभी वर्तमान में हमें इफ़ेक्ट करती है उन्हीं पर बात होनी है। तो इफ़ेक्टिव सीटें कितनी है, इफ़ेक्टिव सीट्स कितनी है, वो है 245, जिसमें से मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले क्लास में कि 238 लोग क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, और 12 लोग क्या होते हैं, और 233 लोग क्या होते हैं, इलेक्टेड, और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। तो 245 को यहाँ लेना है, यहाँ खाली को नहीं लेना है। यहाँ खाली और जो इफ़ेक्ट में है उन सबको लेना है, लेकिन यहाँ बस इफ़ेक्ट वालों को ही लेना है, खाली को नहीं लेना है। और इसका जो 50% होगा प्लस होगा, प्लस मतलब +1 कर दें, 2 कर दें, यानी अधिक 50% से ज़्यादा किसका, जितनी सीटें अभी मौजूद हैं, जो खाली है सो है, लेकिन जो मौजूद हैं उनका 50% प्लस सीटें आपको ध्यान में रखनी है। और चौथे नंबर पे हम लोग देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, खास करके जब ऐसा बिल जहाँ पे क्या होना है, जहाँ पे राज्यों की सहमति आवश्यक हो जाती है, या आप सीधी सीधी ये जान लें कि राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो उसके लिए इन तीनों में से कोई बहुमत काम नहीं आएगा। राष्ट्रपति को अगर उनके पद से महाभियोग के प्रोसेस द्वारा हटाना हो तो उनके लिए एक बहुमत काम आता है, और वो जो बहुमत है वो बहुमत कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, वो है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। क्या मतलब इस बात का? देखिए, इस बात का कोई मतलब नहीं है। हम लोग बेवजह ही ये पहले ही सोच के बैठ जाते हैं कि इतनी जो टफ वर्ड्स है, इतने सारे जो टफ वर्ड्स, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये वो फलाना ढिमका, पहले ही सोच के नहीं बैठना है। सारी चीज़ें मैं आपको आसान करके बताता हूँ और इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपको एक ही बार में समझ आ जानी है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपके कैसे बहुमत है, प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, साथ ही साथ साधारण बहुमत, बस इतना ध्यान रखना है। प्रभावी बहुमत, साथ ही साथ क्या, साधारण का 2/3। अब इस बात को समझते हैं क्या मतलब है। देखिए, प्रभावी बहुमत तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि 50% चाहिए। किसका? जितनी टोटल सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा में चाहे वो राज्यसभा में, दोनों में से कहीं भी अगर विशेष बहुमत करवानी हो तो ऐसे में क्या होगा, जो प्रभावी बहुमत है यानी जितनी सीटें इफेक्ट में है उसका 50% प्लस 1 सीट चाहिए ही चाहिए। 50% प्लस कम से कम एक की बात कर रहा हूँ, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा सब कर दे उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कम से कम 50% से एक कम से कम बहुमत एक ज़्यादा होना चाहिए। और साधारण बहुमत का 2/3 का मतलब क्या है? साधारण बहुमत का 2/3 का मतलब है
कि जो उपस्थित होंगे, देखिए साधारण का तो यही मतलब है ना कि जो क्या है, उपस्थित है, और साथ ही साथ और मतदान कर रहे हैं। भाई साहब, उपस्थित और मतदान करने का ही मतलब क्या है, साधारण। तो उपस्थित होकर के जो मतदान कर रहे हैं उसका कितना चाहिए, 2/3 चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं क्या, विशेष बहुमत। लेकिन इसमें लेकिन है, विशेष बहुमत सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होते, विशेष बहुमत 4 प्रकार के होते हैं। विशेष जो बहुमत है वो कितने हैं, ये 4 प्रकार के हैं। क्या मतलब इस बात का, देखिए मतलब है, एक विशेष बहुमत वो होगा जो प्रभावी बहुमत, साथ ही साथ टोटल जो मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं उसका 2/3। नहीं समझे, जैसे देखिए, अगर राज्यसभा में टोटल, इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ, टोटल मतलब ये वाला टोटल नहीं, ये नहीं, इफेक्टिव 245 है, 245। तो इस 245 का क्या चाहिए, 50% +1 चाहिए। और फिर जो टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर, इसका क्या चाहिए, इस टोटल मेंबर का 2/3 भी चाहिए। 2/3 जो वोट है इनको लेकर के तब क्या बनता है फिर, विशेष बहुमत। लेकिन और भी विशेष बहुमत के प्रकार हैं, आपको उसमें नहीं जाना है दोस्तों। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो काम आता है, ये काम आता है आपके कहाँ पर, राष्ट्रपति के लिए। और ये जब कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाए, जब राज्यों के बीच, राज्य और केंद्रों के बीच कोई बिल पेश करवाना हो, तो ये बिल से संबंधित है, इस पे ना जाए। हम लोग पोस्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि राज्यसभा का जो पोस्ट है वो कैसे कैसे, राज्यसभा के जो सभापति या उपसभापति का पोस्ट है उनको खाली करवाना हो तो कैसे खाली करवाएंगे। और इस बहुमत के बारे में और भी हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और उसका इलेक्शन, उसका जो कार्य है, वो सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल डिटेल के साथ ऐसे ही पढ़ेंगे। तो मेरा प्रयास, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं चीज़ों को आसान करके बताऊं, लेकिन क्या पता मैं अपने कार्य में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा हूं, आपको बताने में शायद मैं वो सफलता हासिल नहीं कर पाया हूं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं एक ही बार पढ़ाऊं और आप भी कोशिश करें कि एक ही बार पढ़ें। चलिए, तब तक के लिए खुश रहें।